हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मुलुकाएस। 6 PM के हमारे डेली आंसर राइटिंग के डिस्कशन में आज का एक इम्पॉर्टेंट एरिया हम कवर अप करेंगे। दिव्यांगजन कम्युनिटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी हैं जिनको बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनके लिए सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, ये जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो कंपैरेटिवली टू द अदर पॉपुलेशन में निग्लिजिबल अमाउंट में देखने को मिलती है। तो क्या अधिकार है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन कम्युनिटी के, उसको हम पहले तौर पर फोकस करेंगे। एंड सेकंड, कौन कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो अब तक की बनाई गई एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ मानी जाती है और कहीं ना कहीं ये उस दिव्यांगजन कम्युनिटी के अधिकारों को शाबूत तो कर रही है, साथ में उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती जा रही है। तो गवर्नमेंट के अब तक के कौन कौन से इनिशिएटिव्स रहे हैं फॉर द दिव्यांगजन कम्युनिटी, इनको भी हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली आपके गवर्नेंस के रिलेटेड भी आ सकता है, यानी पेपर जीएस पेपर 2 में। पेपर 1 में सोसाइटी वाला टॉपिक है, तो इसलिए जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के कंटेक्स्ट से भी आ सकता है। इवन पेपर 2 में आपका सोशल जस्टिस वाला भी एक टॉपिक है, एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो इसीलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कंटेक्स्ट से आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन कम्युनिटी के अधिकार क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, सरकार की नीतियाँ क्या हैं उनके अधिकारों को शाबूत करने के लिए, और साथ ही में आने वाले समय में दिव्यांगजन कम्युनिटी के लिए क्या क्या उपलब्धियाँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है और सरकार इसके लिए क्या पहल सामने ला रहा है, उस सारे कंटेक्स्ट को आज के इस टॉपिक के थ्रू और एक क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है ये आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और साइमल्टेनियसली इसकी जो PDF फाइल है वो भी आपको तुरंत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाएस, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहे होंगे, उसको आप ज्वाइन करना है। वहाँ पे इसकी PDF फाइल आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके फर्दर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों के कंटेक्स्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले मलुकाएस के द्वारा GS फाउंडेशन 2024 की बैच बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप सभी के लिए शुरू कर दी है। 8999 प्लस GST में ये बैच अवेलेबल है, जिसमें GS प्लस एडवांस के साथ साथ पर्सनल मेंटोरशिप, वीकली टेस्ट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें, डेली आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल की गई है, जिसको आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको स्कैन कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हो। और साथ में आपको कोई भी क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सो डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। नेक्स्ट अब देखते हैं अभी क्वेश्चन आज का रिगार्डिंग द दिव्यांगजन कम्युनिटी। सो देयर इज अ नीड फॉर अ शिफ्ट इन पीपल्स माइंडसेट टुवर्ड्स द दिव्यांगजन और डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी. What are the steps being taken by the government of India to improve the lived experiences of the दिव्यांगजन कम्युनिटी? यानी दिव्यांगजन या दिव्यांग समुदाय के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है और दिव्यांगजन समुदाय के जीवन और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये दोनों कंटेक्स्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको। एक तो पहले तो पीपल माइंडसेट्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड सेकेंड चीज व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से अधिकार भी उनको दिए गए, कौन कौन से कदम उनके लिए उठाए गए हैं। तो जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो तो एक बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए कि दिव्यांगजन कम्युनिटी पर्टिकुलरली है क्या और उनमें कौन कौन से सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हमें आती हुई नजर आती है, कितना वो अभी कंट्रीब्यूट करती है हमारे सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, उनमें कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन से हमें इश्यूज, कंसर्न इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट की गई है, उनके लिए संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इन सारे कंटेक्स्ट को हम क्या करेंगे, आज के इस डिस्कशन में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कहते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो आप सबको पता है आर्टिकल 14 जो है वो कहना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी सभी लोग जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, सारे लेवल पर एक तरीके से रिलीजन है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सच ग्राउंड्स
उनको एक तरीके से बहाल करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट। दूसरी चीज, ये जो वल्नरेबल सेक्शन हम कह रहे हैं दिव्यांगजन कम्युनिटी, जो लगभग हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.21% जो है वो एक इनकी पॉपुलेशन है लगभग। क्लियर पॉइंट। अब ये जो पॉपुलेशन है इनको जनरली वल्नरेबल सेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज़ादी के बाद अभी भी जितने ज़्यादा पैमाने पर हमें सुविधाएं, जितने ज़्यादा पैमाने पर हमें स्कीम्स, पॉलिसीज़ जो आम लोगों के लिए बनाई गई, उसके तुलना में ये सेक्शन अभी भी वल्नरेबल ही रहा है। क्लियर पॉइंट। आज भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर टॉयलेट्स या फिर अलग अलग प्रकार के जो सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अभी भी दिव्यांगजन कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से बनाए ही नहीं गए हैं। तो इसीलिए कहना कि ये बात सामने उठकर आती है कि क्या अभी भी उनके अधिकारों को लेकर हमने जितने कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए? अभी भी क्या पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं बन पा रही जिसमें इन दिव्यांगजन कम्युनिटी के अधिकारों को भी सामने रखा जा रहा है? तो इसलिए सवाल उठ जाता है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जैसे आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं। और उसके साथ साथ आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो ये 4 आर्टिकल कहने के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जब हम इस प्रकार के वल्नरेबल सेक्शंस की भी बात करते हैं। तो उसके साथ साथ जब हम डीपीएस की भी बात करते हैं तो डीपीएसपीज में जो इनके अधिकारों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुए नजर आता है वो है आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 पर्टिकुलरली इस प्रकार के सेक्शंस के लिए अपॉर्चुनिटीज की मांग करता है। क्लियर पॉइंट। तो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 ऑफ द डीपीएसपी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये कहीं ना कहीं इन वल्नरेबल सेक्शंस यानी दिव्यांगजन कम्युनिटी के अधिकारों की मांग करता है, बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है आप एक तरीके से सामने ला सकते हो। अब सामने चलते हम साथ में डिस्कशन के साथ इसको देखेंगे भी। अप्रोचेस में जब आप इस क्वेश्चन को डील कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले बात जो है आपको ध्यान में रखनी है वो है स्टार्ट करना पड़ेगा आपको आंसर इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में पर्टिकुलरली ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है ये ग्रुप किस प्रकार का है उसको पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट या फिर फिजिकल इंपेयरमेंट हमें देखने मिलता है, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज हमें देखने मिलता है, अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है। उसके बारे में आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन सेंसस में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितनी पॉपुलेशन है उनकी, वो डिनोट करो। उसके साथ साथ उस इंट्रोडक्शन में एक लाइन आप लिख सकते हो कि डिस्पाइट ऑफ सेवरल पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया जाते हैं, आज भी हमें ये जो पॉपुलेशन है वो निग्लिजेंस या फिर निग्लेक्ट ही की हुई देखने को मिलती है। फिर अभी आते हैं हम बॉडी की तरफ, जहाँ पे आपको पीपल का माइंडसेट पहले पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सेकंड पैराग्राफ में आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन का। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को तो देख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने कवर अप किया। उसके बाद फिर अब आते हैं हम कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इस प्रकार के चैलेंजेस बनते जा रहे हैं फॉर द दिव्यांगजन कम्युनिटी, यानी कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इस प्रकार के कम्युनिटी जो है फेस करती है इशूज। सबसे पहला इशू जो है वो है हेल्थ इशूज, क्योंकि इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पहले से ही निग्लेक्ट किया देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनमें है जो वो फेस कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है जब हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो। सेकंड चीज जो सोशल उन पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल बर्डन एक तरीके का हमें देखने को मिलता है, उनको निग्लिजेंस का सामना करना पड़ता है, उनको एक तरीके से सोशल बॉयकॉट लाइक सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है बहुत सी जगहों पे, तो ये सोशल कंसर्न भी है। तीसरी चीज है कि उनके लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए वो आज भी हमें देखने को नहीं मिलती। दिव्यांगजन कम्युनिटी के कुछ हद तक हमने बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे इवन स्टेट्स है जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे हमें स्पेशल एक तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अभी भी इन दिव्यांगजन कम्युनिटी के लिए ना तो स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेस में है, ना ही यूनिवर्सिटीज़ में है। क्लियर पॉइंट। तो एजुकेशनल लेवल पर ही। चौथी चीज़ जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू सामने निकल कर आता है जब हम दिव्यांगजन कम्युनिटी के अधिकारों की बात करते तो आपको ये 4 पर्टिकुलर एरिया जो है कहीं ना कहीं क्या करने हैं, कवर अप करने।
चौथी चीज अभी जो बाहर निकलकर सामने वो है जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ऑब्वियसली हम कहते हैं ना एक अलग अलग प्रकार की लिपि होती है ना, उस अलग प्रकार की लिपि के जरिए वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हैं, इवन पढ़ाई या फिर उनके एजुकेशन को पूरा कर पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे तो क्या हमने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो एक्सेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट से भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक बड़ा इशू निकल कर सामने आ रहा है। तो दीज आर द 5 एरियाज विच यू कैन रिलेट विद द कंसर्न लाइक एरिया, जहाँ पे हमें इस प्रकार के कम्युनिटीज़ के राइट्स को एक तरीके से लिखना है। अब आते हैं हम एडिशनली जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखा था सबसे पहले, उसके बाद हम सबको पता है 2007 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस भी होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसका आप जिक्र करो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कन्वेंशन होता है 2007 में, इवन 2007 में 1 अक्टूबर 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको रेटिफाई भी कर देता है, उसी का परिणाम है कि 1995 में सबसे पहली बार प्रोटेक्शन अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स ऑफ द डिसेबिलिटी के बारे में सबसे पहला एक्ट लाया जाता है, इसके पहले भी, ठीक है, 2007 के पहले। उसके बाद फिर इसी एक्ट को 2016 में हम एक तरीके से रिफॉर्म कर देते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को हम लाते हैं। तो ये एक्ट भी आप जिक्र कर सकते हो एक बैकग्राउंड के तौर पर। सो 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 1995 का वो एक्ट, उसके बाद फिर 2007 में ये कन्वेंशन को रेटिफाई करना और 2016 में एक नया एक्ट लाना फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, इनका जिक्र आपको करना है। उसके बाद हम आते हैं कि देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो कि ये जो हमने कंसर्न लाइक 5 एरियाज को कवर अप किया इनको आपको मेंशन करना है। पीपल्स माइंडसेट को चेंज करने के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा। अब आते हैं हम कि ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है इसको तो हम साइमल्टेनियसली कवर अप कर ही रहे हैं, पीपल्स के माइंडसेट को अगर हमें कवर अप करना है तो उसको बाद में हम देखते हैं। अब आते हैं हम कि बाकी के एरियाज कौन कौन से हैं, तो 2016 ये एक आता है, उसके बाद है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पर्टिकुलरली फोकस करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जो एक्सेसिबल होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जैसे हम स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में उनको जब लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेयर से तो चढ़ नहीं पाएंगे, उनको जो व्हील चेयर्स पर यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको चेयर से लेके जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए। वही अरेंजमेंट हमें टॉयलेटरीज में होनी चाहिए, वही हमें अरेंजमेंट जो सुलभ शौचालय या फिर इस प्रकार के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनमें भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हेल्थ या फिर हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पर्टिकुलरली इन चीज़ों पर फोकस करता है रिगार्डिंग द एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स द टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये जितने भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना है हमें, तो एक पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया है एक तरीके से जो उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगे वो उस पोर्टल पर उनको एक्सेस करने के लिए एक आसानी हो जाएंगे। उसके साथ साथ दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, ये पर्टिकुलरली उनके रिहैबिलिटेशन की बात करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके साथ साथ नेशनल फेलोशिप फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नेशनल फेलोशिप फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट्स है इस दिव्यांगजन कम्युनिटी के, उनको अगर हायर एजुकेशन, फॉरेन में एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन को एक्सेस करना है तो उनको नेशनल फेलोशिप भी दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स हमें बताते हैं कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 से कहीं ना कहीं उनके राइट्स को, अधिकारों को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अलग अलग एरियाज में उनके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग स्कीम्स, प्रोग्राम्स और लेजिस्लेशन के थ्रू उनके राइट्स को और अधिकारों को भी शाबूत करने की बात की गई है।
तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आपके आंसर में। अब आते हम कि लोगों के माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। अब ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया था। सो पीपल्स माइंडसेट अगर आपको चेंज करना है रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो सबसे पहले आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग है क्या। बहुत से लोग होते हैं कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये लोग है कौन। क्लियर पॉइंट? क्या ये अनादर जेंडर है? बिल्कुल नहीं, ये आम लोग ही हमारे जैसे। लेकिन ये लोग है कौन, पहले तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। सेकंड चीज, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके भी अधिकार है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। इवन स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो स्कूल से ही ये छोटे बच्चों के माइंड्स में ये डालनी पड़ेंगी चीज़ें कि आपके साथ जो ये पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है ये भी एक आम लोग ही आपकी तरह ही, उनके भी अधिकार है, जैसे आपकी एक्सेसिबिलिटी के तौर पर आपके अधिकार हैं, आपके अलग अलग प्रकार के अधिकार है, वो भी उनके भी हैं। इवन स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में इस तरह से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। इसके लिए हम कैंपेन्स भी चला सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए गए हैं। क्लियर पॉइंट? तीसरी चीज ये एजुकेट करने के बाद चौथी चीज हम ये कर सकते हैं कि ये लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं वहां पे जिस प्रकार से आम लोगों को एंट्री है उसी प्रकार से एंट्री इन लोगों को भी देनी पड़ेगी, ताकि लोगों का माइंडसेट एक तरीके से इस चेंज हो जाए कि हमें जिस प्रकार की फैसिलिटीज हम हकदार है उसके उतने ही हकदार इस ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन कम्युनिटी भी है। क्लियर पॉइंट? तो ये आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम कि जो हमने एरियाज देखे थे, सबसे पहला एरिया है वो है हेल्थ। तो अभी हमने डिस्कस किया इसमें कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत या फिर जितने भी फैसिलिटीज हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड ली जा रही है, दी जा रही है बाय द सरकार, वो सारी के सारे फैसिलिटीज इनको लिए भी एक्सेसिबल हो। दूसरी चीज, उनके लिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो वो भी क्रिएट किए जाए। इवन इसके लिए पहल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने स्पेशल दिव्यांगजन यूनिवर्सिटीज को खोला है। सबसे पहली ऐसी दुनिया की और इंडिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोली गई थी, वो थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट रीजन में सबसे पहली इंडिया की और दुनिया की दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी, दिव्यांगजन के लिए विश्वविद्यालय जो है वो शुरू किया था। उसके बाद फिर हरियाणा सरकार ने अपने स्टेट में जितने भी 12 यूनिवर्सिटीज़ है उन 12 यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी है टू द दिव्यांगजन कम्युनिटी। और तीसरा सरकार है वो है राजस्थान सरकार, जिन्होंने अभी हाल ही में मार्च 2023 में बाबा आमटे दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत कर दी है। तो इस प्रकार से हर स्टेट चाह रहा है कि दुनिया हमारे स्टेट्स में दिव्यांगजन कम्युनिटीज़ के जो राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, सोशल राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, उसको कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाए। और इसकी पहल अभी शुरू कर दी। इवन महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रपोज किया है कि वो भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बनाएंगे दिव्यांगजन कम्युनिटी के लिए। क्लियर पॉइंट? तो एजुकेशन के रिलेटेड ये चीज़ है। एजुकेशन के साथ साथ उनमें हमें स्किल डेवलपमेंट भी इंश्योर करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन कम्युनिटी में स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जा सकता है। वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग उनको भी दी जा सकती है, जिनके जरिए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जरिया जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसके लिए उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है तो उनके लिए सीट्स कुछ रिजर्व करनी पड़ेंगी। क्लियर पॉइंट? हम यूपीएससी में देखते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स ली जाती हैं, अलग अलग के तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस पर्टिकुलर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक स्पेशल कोटा होता है। ये कोटा क्यों है? क्योंकि उन पर्सनस के भी अधिकार है अपॉइंटमेंट्स में और उसके साथ साथ पोस्टिंग में भी। क्लियर है? तो उनके भी अधिकार यानी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, इनका सहारा लेते हुए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, एनजीओज के द्वारा भी बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो इस प्रकार के कैंपेन्स चला रहे हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके एजुकेट कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स को भी इंश्योर करते जा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पहल है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर पॉइंट? सो एजुकेशन, हेल्थ,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पीपल माइंडसेट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज विच यू कैन मेंशन। और जितने भी इनिशिएटिव्स है जो हमने डिस्कस किए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ग्लोबल लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की अगर हमने बात की तो हर साल हम 3 दिसंबर जो होता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाते हैं, ताकि उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं सामने लाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट जो है वो लेती है रिगार्डिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्लियर है पॉइंट? तो ये कहीं ना कहीं आप एरियाज आपके आंसर में क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। और एट द एंड इस आंसर को आपको कंक्लूड करना है कि इनको भी नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना, ये पर्सन के एक माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। साथ ही में कंटिन्यूस एफर्ट्स होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, कंटिन्यूस टू इंश्योर द हेल्थ, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट यानी एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करना। ये सारी चीज़ें पहल हमें कंटिन्यूस करनी पड़ेंगी ताकि लोगों का माइंडसेट हम चेंज कर पाए, और कंटिन्यूस पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए उनके रिगार्डिंग भी, उस कम्युनिटी के राइट्स को इंश्योर करने के लिए। तो ये जो मॉडल आंसर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में ये आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसको ऑलरेडी हमने आज के डिस्कशन के थ्रू डिस्कस किया है। तो ये जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुका आईएएस के लिंक पर क्लिक करने के बाद मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट एरिया, राइट्स ऑफ द दिव्यांगजन कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंपॉर्टेंट एरिया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।